बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बुरेवाला एक्सप्लोरर्स। हमारा आज की ये वीडियो ह्यूमन लाइब्रेरी से तल्लुक़ रखती है। ऐसे लोगों से मुलाकात जो ख़ुद एक लाइब्रेरी की हैसियत रखते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं पॉइनर बिजनेस स्कूल के CEO मोहम्मद उस्मान साहब, जो डिजिटल स्किल्स और AI के बारे में बात करेंगे। आइए सुनते हैं। बहुत मशकूर हूँ सिविल सोसाइटी का और नज़मीना का रशीद साहब का, और ख़ास तौर पे आप तमाम दोस्तों का कि जिनमें सीखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मौजूद है कि वो अपना टाइम निकाल के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ लेके आएँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताऊँ कि जितना कुछ इन लोगों ने कहा है, ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ें मुझ में मौजूद नहीं है। मैं एक इंतहाई आम किस्म का आदमी हूँ। इंतहाई आम से नॉलेज के साथ मैंने काम शुरू किया है, और मैंने सिर्फ एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, वो ये है कि जो आपके पास है उसे इस्तेमाल करना है, उसे अप्लाइड बनाना है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक चीज़ को ही आप पकड़ लें तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी तब्दीली आ सकती है। तो जो क्राइटेरिया इन लोगों का है कि बड़े बड़े लोग होंगे, तो मैं तो कुछ सीखने वाला आदमी हूँ। तो इंशाल्लाह इनके साथ मिलके इनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, और इंशाल्लाह आप लोगों से भी कुछ सीख के जाएंगे। तो थोड़ी सी मैं आपको जर्नी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बेसिकली हमने बातें क्या करनी है। उसके बाद फिर आप मुझसे जो भी सवाल करेंगे, इंशाल्लाह मैं अपनी दानिश में जो भी जवाब दे सका मैं जवाब दूँगा। तो मैंने 1997 में मैट्रिक किया जी। उसके बाद मैंने मेडिकल में जाना था, बावजूद ना जा सका, तो मैंने कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स कर लिया। अच्छा, वो मुझे फील्ड इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने कैरियर का हिस्सा ही कंप्यूटर को बना लिया। 97 के बाद मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद मैंने 2001 से अपना बिजनेस कर रहा हूँ। साथ साथ पढ़ाई भी चलती रही, लेकिन वो एक सेकेंडरी प्रायोरिटी के तौर पे चलती रही, जिसको मैं साथ में लेके चलता रहा। बाकी जितनी लर्निंग है मेरी, मैं आपको बताऊँ कि मेरी लर्निंग में मेरे सबसे ज़्यादा बड़े उस्ताद मेरे क्लाइंट्स हैं। मेरे क्लाइंट्स ने, मेरे कस्टमर ने जो चीज़ डिमांड की है, मैं उस तगोदो में लग गया कि वो चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी, कहाँ पे उसका सोर्स है, उसका तरीक़ाकार क्या है, कैसे बनती है। तो वो मैंने जिस तरह सीखता गया, उस तरह से वो चीज़ें डिलीवर होती गई, और उन चीज़ों को मैं अपने कस्टमर को डिलीवर करता गया। तो मुझे बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हो गया। ख़ास तौर पे मेरा, अगर मैं बुनियादी फील्ड कहूँ तो मेरा प्रिंटिंग है। मैं ख़ुद को एक प्रिंटिंग का अदना सा तालिब इल्म ही समझता हूँ, और प्रिंटिंग के ऊपर मुझे जो ख़ासियत हासिल है वो ये है कि आम तौर पे प्रिंटिंग के बारे में हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात भी नहीं होती, और इसको एक आम छोटा सा शोबा समझा जाता है। हालांकि दुनिया में ये एक बहुत बड़ा शोबा है, और इसके करने वाले लोग जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ बड़े बड़े काम करते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो छोटे शहर वाले लोग हैं उनको बहुत सारी बड़ी बड़ी सहूलियात मुयस्सर नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि क्वांटिटीज़ के बहुत सारे मसले होते हैं, लोगों को बड़ी तादाद में चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर वो प्रेस या वो सॉल्यूशंस वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। तो दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है कि आप मुझे कोई चीज़ डिमांड करेंगे, मैं उसके मुताबिक आपको प्रिंट कर दूँगा, करवा दूँगा। कर दूँगा मतलब तो ये हुआ कि मेरे पास वो मशीन अवेलेबल, उससे प्रिंट कर दूँगा। करवा दूँगा मतलब क्या है कि आप किसी थर्ड पार्टी से करवा देंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेशनली कुछ बच्चे अगर जानते हो, POD का एक काम है, चलता है। वो क्या चलता है कि आप एक वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट के, जैसे प्रिंटिफाई एक वेबसाइट है, और भी इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो आपको एज ए प्रिंट हाउस सर्विसेज देते हैं। आपने यूरोप में या अमेरिका ने टी-शर्ट्स वगैरह बेचनी है, तो आप क्या करेंगे कि आप अच्छे डिज़ाइनर होने चाहिए। आप अपना डिज़ाइन पकड़ेंगे और अपना एक स्टोर बना देंगे, अपने स्टोर को कनेक्ट कर लेंगे प्रिंटिफाई के साथ। ठीक है, अब प्रिंटिफाई आपकी सारी जिम्मेदारी ले लेगा प्रिंट करने की। डिजाइन करना और मार्केट करना आपकी जिम्मेदारी है, प्रिंट करना और कस्टमर को डिलीवर करना उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप अपने डिजाइन अपलोड करते जाते हैं। जैसे ही आपका कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, लाइक वो $45 की शर्ट का ऑर्डर देता है, तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्रिंटिफाई को प्लेस हो जाता है। प्रिंटिफाई उसे प्रिंट करता है जो डिज़ाइन आपके कस्टमर ने आपने फाइनल किया है। प्रिंट करने के बाद उसको उस कस्टमर को डिलीवर कर देता है। प्रिंटिफाई आपको $25 का दे रहा है, आप $40 का बेच रहे हैं, तो ये $15 आपका मार्जिन हो गया। ये पूरा कॉन्सेप्ट है प्रिंट ऑन डिमांड का। इस कॉन्सेप्ट के तहत
میں بھی اپنی زندگی میں بہت سارے کام جو ہے وہ اسی کانسیپٹ کے تحت کر رہا ہوں. اس کو ہم فزیکلی کر رہے ہیں. دنیا میں صرف اس کو شرٹس تک محدود تھا زیادہ کام. میں نے جب یہ سمجھا کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور مجھے کانٹینٹ کریشن کی طرف آنا چاہیے, کوئی کانٹینٹ بنانا چاہیے, اپنے نالج کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, جو علم میں نے 20 سال کی تگ و دو کے بعد حاصل کی ہے, تو میں نے پھر چونکہ مجھے سب سے زیادہ پرنٹنگ ہی آتی تھی تو پرنٹنگ پہ ہی کام کرنا شروع کیا. اچھا, اب یہاں پہ ایک سبق والی بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرینڈنگ ٹاپکس کو چننا ہے, ٹرینڈنگ چیزوں کو چننا ہے, پھر آپ سے ارننگ ہے. لیکن چونکہ میرا مقصد ارننگ نہیں تھا, میرا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے میں کامیاب ہوں, میں بلیو کرتا ہوں کہ بہت سارے اور لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو وہ انفارمیشن جو میں نے بڑی مشکل سے اکٹھی کی تھی, بڑی تگ و دو کی اکٹھی کی تھی, وہ میں نے لوگوں کے لیے مہیا کر دی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرے اس پیج پہ الحمدللہ پرنٹنگ کا پاکستان میں وہ واحد پیج ہے جس پہ 58 کے فالوورز ہیں, اس وقت 58,000 فالوورز ہیں, اور وہ پیج صرف پرنٹنگ کی انفارمیشن دیتا ہے. پرنٹنگ کی مشینیں کیسے کام کرتی ہیں, پرنٹنگ کی چیزیں کیسے کام کرتی ہیں, یہ ٹوٹل چیزیں اس کے اوپر کام کرتی ہیں. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نالج ہے, میرا جو نالج پرنٹنگ کا ہے وہ سارا وہ نالج ہے جو کہ ٹوٹل پریکٹیکل نالج ہے. تھریٹیکل چیزیں نہیں ہے کہ ایسے کریں گے تو ایسے ہونے کا. میں نے ہر چیز کا ایک پریکٹیکل سولوشن بنا کے آپ کو دے دیا ہے کہ آپ نے اگر پیناپلیکس پرنٹ کروانی ہے اور آپ نے اپنی پرنٹ کروانی ہے تو کیسے پرنٹ کروا سکتے ہیں. اب پیناپلیکس چھوٹی سی چیز لگتی ہے, وزٹنگ کارڈ چھوٹی سی چیز لگتی ہے. میں نے اسی ماڈل کے تحت میں نے یہ سمجھایا ہے کہ اگر آپ نے پاؤچز پرنٹ کروانے ہیں جو کہ عام طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ملیں گے نہیں, تو وہ کیسے پرنٹ کروا سکتے ہیں. اچھا, پھر میں نے یہ سمجھایا ہے کہ اگر آپ نے بڑے بڑے سیکس یا بیگس پرنٹ کروانے ہیں تو وہ کیسے پرنٹ کروا سکتے ہیں. غرض کہ ہر وہ چیز جو کہ پرنٹنگ میں استعمال ہوتی ہے وہ آپ پرنٹ کروا سکتے ہیں پرنٹ آن ڈیمانڈ ماڈل کے تحت. تو یہ تو ایک میری بیسک جو میری اپنی سی وی ہے یا جو میری اپنی ایکسپرٹیز ہیں وہ اس کام میں ہے, اور اس کام کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. میں بہت ساری ایکسپورٹ میں جاتا ہوں. میں 2 دفعہ چائنا سیکھنے کے لیے گیا ہوں, 2-3 دفعہ دبئی گیا ہوں, وہاں سے نئے نئے ٹرینڈ سیکھتا ہوں. ایک بات یہ ضرور ہے کہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی چیز میں نے دیکھی ہے, میں نے یہ سوچی ہے کہ اس چیز کو ہم اپلائی کیسے کریں. میں اگر ایک ہی بات میں اگر میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ میری زندگی میں اللہ پاک نے مجھے جتنی کامیابیاں دی ہیں, اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے پاس تھوڑی انفارمیشن ہے, تھوڑا نالج ہے, تھوڑی چیزیں ہیں, لیکن جتنا ہے وہ میں نے پریکٹیکل کر کے ضرور دیکھا ہے. میں نے اس کو صرف اس لیے حاصل نہیں کیا کہ مجھے کبھی کام آئے گا, میں نے اس لیے حاصل کیا کہ میں نے اس کو کرنا ہے. اسی طرح جب پچھلے سال یہاں پہ برے والا آنے کا اتفاق ہوا تو اس میں ایک ٹینیور تھا جو کہ چیمبر آف کامرس میں نے گزارا تقریباً 1 سال 2 سال کا, بلکہ ہمارا ٹینیور تھا بطور سینئر وائس پریزیڈنٹ. وہاں پہ مختلف یونیورسٹیز میں جانے کا اتفاق ہوا, یوتھ سے بہت زیادہ ملنے کا اتفاق ہوا, بہت سارے بزنس لیڈر سے ملنے کا اتفاق ہوا. تو ایک بات تو مجھے سب سے زیادہ یہ سمجھ آئی, جو تھوڑا وہ کہتے ہیں کم مائگی کا احساس ہوتا تھا کہ یار ہم چھوٹے علاقے والے لوگ ہیں, چھوٹی چیزیں ہیں, ہمارا انفارمیشن شاید ناقص ہے یا ایسی ہے. جب میں دنیا میں گیا اور دیکھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, جتنے بڑے بڑے لوگوں نے کام کیے, ان سب کی جرنی ایسی ہی ہے. مطلب مجھ میں اور ان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. انہوں نے بھی محنت کی ہے تو اللہ پاک نے کامیابی دے دی ہے, ہم بھی محنت کرتے رہیں گے تو اللہ پاک کامیابی عطا کر دیں گے. اچھا, دوسرا سر میں نے یہ جو ہے محسوس کیا کہ ہماری جو یوتھ ہے خاص طور پہ وہ بے سمتی کا شکار ہے. ان کے پاس کوئی واضح ڈائریکشن نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان کو ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ کام کرنے, وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اوپر انہیں کوئی واضح اگر کامیابی نہیں ملتی اس کو چھوڑتے ہیں, دوسرے کام کی طرف چل جاتے ہیں, تیسرے کی طرف چل جاتے ہیں. حالانکہ کام جو ہے اس کے اوپر تو محنت کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں نے ابھی ویسے درمیان میں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ ایک تھیوری میں نے اپنے طور پہ سوچی. میں نے یہ سوچا کہ عام طور پہ پاکستان میں ووکیشنل ٹریننگ جو ہے اس کا اتنا ٹرینڈ بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر توجہ بھی نہیں ہے. جتنے کچھ ادارے ہیں وہ ایک واجبی سا کام کرتے ہیں, کورسز کروا دیتے ہیں, کورسز کروا کے ختم کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ حقیقی زندگی میں دیکھیں تو کبھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمارے باربرز کم ہو گئے ہیں. اتنی آبادی بڑھ گئی ہے
और हमारे बार्बर्स कम हो गए हैं? कभी आपको ये भी महसूस नहीं हुआ कि इतनी आबादी बढ़ गई है, टेलर्स भी कम हो गए? कभी आपको ये भी महसूस नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल चाइना के इतने ज़्यादा आ गए हैं और मोटरसाइकिल मैकेनिक मौजूद नहीं? आप सब लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि हमें ये, हालांकि पाकिस्तान में इस तरह के स्किल्ड वर्कर बनाने के इदारे तो ना होने के बराबर हैं, है ही नहीं। इसका मतलब है कि एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। उस इकोसिस्टम में जो बच्चा मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास मोटरसाइकिल को सीखने जाता है, वो अपने पूरे माइंडसेट के साथ जाता है कि मैंने अब मोटरसाइकिल मैकेनिक ही बनना है, और उस्ताद मोहतरम को भी ये पता होता है कि मैंने इसे सिखाना है। वो बच्चा अपनी ज़िंदगी के 2-3 साल देता है, उसके बाद वो अपनी दुकान बनाता है और एक बिजनेस बन जाता है। वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है जिसको कोई भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा। हम एंटरप्रेन्योर उसे ही मानते हैं जो कि एक बड़े मीडिया पे आ रहा है, लोगों को बता रहा है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। हालांकि मेरे ख्याल में वो तो सबसे बड़ा, उसको कोई बहुत लंबे चौड़े रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल थे, उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता था, लेकिन वो बच्चा गया है, उसने डिलीवर किया है और उसने उस्ताद से मार भी खाई। मतलब ये एक वाकया, मैं चूँकि प्रिंटिंग के लिए बड़ा डीप जाता हूँ, मैं प्रिंटिंग करवाने जाता था, तो मुझे मेरी ज़िंदगी में याद है, वाकया नक्श हो जाते हैं दिमाग पे, कि मैं एक रात एक जगह पे प्रिंटिंग करवा रहा होता था, तो रात सारी काम कर रहा था प्रिंटिंग का, और मैं खुद वहाँ पे मौजूद था क्योंकि अगले दिन मुझे वो डिलीवर करने थे सामान। तो वो जो मशीन मैन वाला एक उस्ताद था और एक छोटा बच्चा उसके साथ था जो कि आगे उसको बताता है। तो वो बच्चा भी ज़ाहिर है सारी रात नींद में जाग रहा है, तो वो प्रिंटिंग हो रही होती है, तो आगे से बच्चे ने देखना होता है कि कोई मसला तो नहीं बन रहा। उस्ताद उधर आया तो वो बच्चा शायद ऊँग रहा था, ये उसको समझ नहीं, तो उस्ताद ने पीछे से एक चमाट लगाई, पता नहीं है कि ये मैला चल रहा है, ये मसला है। उस प्रोसेस से उस बच्चे ने सीखा है, मतलब उसके लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं था, ठीक है ना, उसने उसी तरह सीखा है। इस तरह हमारे मदरसे के बच्चे भी एक पूरे प्रोसेस से गुजर के आते हैं, ठीक। इसके बरक्स जो बात मैंने महसूस की वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे मौजूद हैं और कमोबेश 500 ग्रेजुएट्स बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हर साल हो रहे हैं, और जिसमें 50% बच्चियाँ हैं। वो आखिर जा किधर रहे हैं? हम एक ऐड देते हैं इंडस्ट्री में कि हमें फलां स्किल्ड वर्कर चाहिए, हमें उस स्किल्ड वर्कर के लिए बहुत सारी सीवीज आ जाती हैं, हम इंटरव्यू करते हैं तो पता चलता है कि ये 100 बंदे का जो टाइम लगा के हमने इंटरव्यू किया है, इनमें से एक भी काम का बंदा नहीं। मतलब मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि एक बच्ची जिसका मैंने इंटरव्यू किया, उसकी सीवी हमने, एक प्रोसेस होता है जब हम किसी भी जगह पे रखते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमने कोई बंदे हायर करने थे, तो हमने सीवी जो है वो उनको शॉर्टलिस्ट किया जब, तो हमने कुछ बच्चों को ऐसे किया, हमें कंप्यूटर के लिए बच्चे चाहिए थे। एक बच्ची थी जिसने मास्टर्स किया हुआ था, मतलब MCS किया हुआ था, उसके बाद MPhil किया हुआ था कंप्यूटर। अच्छा, उसकी सीवी शॉर्टलिस्ट करके, मतलब जो टीम थी उन्होंने रखती, इंटरव्यू कमेटी में मैं भी मौजूद था जब इंटरव्यू करने गए, तो मैंने जब उसकी सीवी देखी सामने, तो उसकी सीवी में MPhil लिखा हुआ है और उसकी कोर स्किल में लिखा हुआ है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। मैंने कहा बेटा ये आपके मैच नहीं कर रही इसके साथ। कहती सर मैंने थ्योरेटिकली तो सारा नॉलेज लिया हुआ है, मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं, ग्रेड्स भी अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा, अब पूरी दुनिया में ये जो काम, आप में से किसी बंदे को पता है कि फेसबुक का जो मार्क ज़ुकरबर्ग है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? किसी ने आज तक ये पूछा कि बिल गेट्स की क्या क्वालिफिकेशन है? ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए। अच्छा, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि टेस्ला के जो मालिक हैं उनकी क्या है? ठीक है, असल में इस वक्त आपका जो प्रोफाइल है वो आपका काम है। इस चीज की अहमियत अब ज्यादा हो गई है। पहले ये था कि हम डिग्री पे अपॉइंट हो जाते थे, अपॉइंट होने के बाद सीखते रहते थे, उस प्रोसेस में हम एक्सपर्ट हो जाते थे, उसके बाद काम चल पड़ता था। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आपके क्वेश्चंस लेंगे कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसको करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके अंदर विल मौजूद होनी चाहिए कि मैंने ये करना है, और वो विल इतनी शदीद होनी चाहिए कि आप दुनिया के सारे काम भूल गए। मिसाल के तौर पर अब AI की मैं मिसाल देता हूँ। AI एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा घोड़ा है कि अगर हम इसको सुधार के इसके ऊपर सवार हो गए तो हम दुनिया को सर कर जाएंगे, अदरवाइज कोई और इस घोड़े के ऊपर बैठेगा और हमारे सरों के ऊपर से गुजर जाएगा। AI में इतनी, मतलब मैं
کوئی آپ کہہ لیں کہ 2000 سے 1997 سے میں کمپیوٹر کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک ہوں اور چیزوں کو دیکھتا آ رہا ہوں. ہم نے 386 کمپیوٹر پہ کام کیا ہے, ونڈوز 3.1 پہ کام کیا ہے, ونڈوز 95 پہ کام کیا, جن کو بہت سارے لوگ آج جانتے ہی. ٹھیک ہے, لیکن آج بھی میرے ساتھ کے وہ بہت سارے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ اس کو نہیں سیکھ رہے. تو بیسیکلی ہمیں اے آئی کو اڈاپٹ کرنا ہے. سب سے اہم بات کیا ہے, ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. جب آپ اڈاپٹ کر لیں گے تو آپ کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی ہو جائے گی, 10 گنا, اور اتھینٹک ہو جائے گی. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ یقین مانیں آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ایسی باتیں ہیں. مجھے کل شام ایک شدید ڈائریا کا اٹیک ہو گیا, لوز موشنز اینڈ وامٹنگ اینڈ سارا کچھ بڑا شدید ہوا. اور میں اس کا کہا شاید میں صبح شرکت نہ کر سکوں گا اس کے لیے. خیر میں نے اس کے لیے, رات گھر تھا, سنڈے تھا, ڈاکٹرز بھی کوئی اویلیبل نہیں تھے, تو میں نے کچھ بھی نہیں, کچھ مطلب اس کو کر کے ویٹ کیا. میری رات 1 بجے آنکھ کھلی, مجھے کمزوری سی محسوس ہو اور مجھے مطلب اس کا کوئی اس کا محسوس ہو کہ اب یار مجھے کمزوری ہے باقی چیزیں. آپ یقین مانیں کہ میرے لیے میرے پاس مشورہ کرنے, بچے سو رہے تھے, کوئی مشورہ کرنے کے لیے نہیں تھا. میں نے اے آئی پہ یہ بات لکھی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے اور میں اس وقت گھر میں موجود ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ یہ اس کی بات کی کمزوری ہے, آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر صاحب بڑی سننے والی ہے. اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 1 لیٹر پانی لیں, اس میں 2-3 چمچ چینی ڈال لیں, 1 چمچ نمک ڈال لیں. یہ آپ کا ایک ایسا محلول بن جائے گا جو کہ آپ کی الیکٹرولائٹس کی کمی کو پورا کر دے گا. میں نے وہ بنا کے پیا اور اس کے آدھے گھنٹے بعد میں سو گیا, صبح پھر پیا, اب الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں. اڈاپٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک پڑھا لکھا, سمجھدار اور ایک اچھا ساتھی ہر وقت آپ کے موبائل میں آپ کے پاس موجود ہے. اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو اس میں ہمارا قصور ہے, اس کا کوئی قصور نہیں. مطلب میں اگر اپنی بیماری بھی اس سے پوچھ سکتا ہوں, وہ کہ یہ بہت اچھی پریکٹس نہیں ہے, لیکن اگر آپ ایمرجنسی میں ہیں اور ایسی بات ہے تو آپ کو ایک اچھا مشورہ ضرور مل سکتا ہے. تو اسی طرح آپ کا کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی چیز ہے, مثال کے طور پر بڑے لوگوں کی بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. ریحان اللہ صاحب کی دعوت پہ تشریف لے کے آئے برے والا, تو مجھے ان کو انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا. تو بڑی چیزیں سیکھی میں نے ان سے. سب سے پہلی چیز کیا سیکھی, آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی اہم بات ہے, خاص طور پہ بچوں کے لیے. میں سر سے ملا جی, سر سے مل کے میں نے کہا کہ سر آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اتنی کراچی سے اتنی دور سے تشریف لے کے. تو انہوں نے بڑی کام کی بات کی, انہوں نے کہا کہ یار آپ ہم سے کچھ فائدہ لیں. صحیح, مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تو آ گیا ہوں, اس آئے کا مان یہ ہے کہ آپ ہم سے کوئی چیز سیکھو. اچھا, میں نے ریحان صاحب سے سوال کیا کہ ریحان صاحب آپ ایک تبلیغ کرتے ہیں جی کہ ہر پاکستانی 1 لاکھ روپیہ ماہانہ کما سکتا ہے, تو وہ کیسے کما سکتا ہے, کیا اس کی مطلب ہے بات. انہوں نے کہا کہ یار ایک ٹول ہے چیٹ جی پی ٹی, اس کو آپ انسٹال کر لیں اپنے موبائل پہ اور اس سے پوچھیں کہ میں نے 6 مہینے میں 1 لاکھ ماہانہ کمانا شروع کرنا ہے, اور وہ آپ کو ایک پاتھ وے بنا دے گا. ڈیلی اس سے باتیں کریں, ڈیلی اس سے کام کریں, آپ 6 مہینے بعد 1 لاکھ ماہانہ کمانا شروع کر دیں. ہم سر اے آئی کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں جو کہ بالکل ریئلسٹک ویڈیوز ہیں. اے آئی کا جو اگلا دور شروع ہونے جا رہا ہے وہ اے آئی ایجنٹس کا دور ہے. اے آئی ایجنٹ کیا کرے گا کہ آپ کے موبائل میں ایک ایجنٹ موجود ہوگا یا آپ کے براؤزر میں ایک ایجنٹ موجود ہوگا. آپ اسے ایک کمانڈ دیں گے کہ یار دیکھو میں نے کل عبدالرؤف صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ طے کرنی ہے, تو میرا واٹس ایپ کھول کے عبدالرؤف صاحب کا نمبر ڈھونڈ کے انہیں یہ میسج کر دو, ان کا جو جواب ہے وہ بتا دو. اے آئی بالکل آپ کے اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرے گا. اور اس وقت ہم اے آئی سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں جو کہ میں بھی پوری طرح نہیں لے رہا اور آپ سارے لوگ بھی نہیں لے رہے. تو آج کے سیشن میں اگر ہم اے آئی سے کام کرنا اور کام لینا سیکھ جائیں گے اور آسان حوالے سے اس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کامیاب ایونٹ ہوگا. آپ سب کی زندگی میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اسی سیشن میں اس کا پریکٹیکل بھی کر کے سیکھیں. موبائل ہر بندے کے پاس موجود ہے, اپنے موبائل میں کوئی 1-2 ٹولز میں بتاؤں گا وہ کریں, اس کے ساتھ پریکٹیکلی آپ لوگ کام کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں کہ آپ کو مزہ کتنا آ رہا ہے, آپ کو چیزیں آپ کتنا اپنے آپ کو پاورفل محسوس کریں کہ یار میرے پاس یہ ساری انفارمیشن.
تو ناؤ میری بات ختم ہو گئی ہے, آپ کے جو بھی سوالات ہیں ان کے جواب میں انشاء اللہ. جی سر, سوال آپ کا. سر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ڈیلی بیس یوز کرتا ہوں. جی سر. اینڈ اگر مجھے سرچنگ کرنی ہو تو صرف ایک نہیں, آلموسٹ مور دین 3 to 4 ایپس کو میں یوز کرتا ہوں. فار انسٹنس پرپلیکسٹی کو یوز کر لیا, جیمینائی کو یوز کیا, چیٹ جی پی ٹی کو یوز کیا, میٹا ہے. بٹ ایون دین جب میں اپنے سبجیکٹ ریلیونٹ بات کرتا ہوں, لنگوسٹکس یا لٹریچر کے ریلیونٹ, تو آئی ہیو سین موسٹ آف دا ٹائم یہ چیٹ جی پی ٹی فیلز. بالکل صحیح ہے. لائک فار انسٹنس میں نے کل ایک پوائنٹ بڑی فلم لاکن کی, چرچ پوائنٹ, ون آف دا ویری امپورٹنٹ آف دا 20th century. بالکل ٹھیک ہے. But when I talked about the poem and I asked him to explain it stanza wise, he couldn't do that. I mean, we made a lot of mistakes, even though the theme were very, confused. بالکل صحیح. So how can we just... اس کو سر ایک دفعہ سارے سوال لے لیں اگر آپ نے. نہیں, میرا خیال ہے ایک ایک کر ایک لیجیے. کا جواب دے دیجیے. اچھا, یہ بڑی اہم بات کی ہے بچے کہ ہم نے 100% اے آئی پہ ریلائی نہیں کر سکتے. وہ آپ کو ایک بطور ریسرچر, ایک بطور اسسٹنٹ سہولیات فراہم کرے گا. مثال کے طور پہ اگر میں نے بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے, 2 باتیں اس میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا پرومپٹ اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں. آپ اس سے اس پوئم کے بارے میں, اس کے تخیلاتی جو خیال ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کو بڑا اچھا بتا دے گا. ٹھیک ہے. باقی وہ کس بیس پہ بتائے گا, جو ڈیٹا انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح اس نے سیکھا ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کا ہم ورژن وہ والا یوز کر رہے ہیں جو کہ پرانا ورژن ہوتا ہے, جو فری ورژن ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو پائلٹ پہ کام کریں. ٹھیک ہے. کو پائلٹ میں چیٹ جی پی ٹی 4 بلٹ ان ہے ساتھ, اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن سب سے اہم بات کیا ہے کہ ہمیں اس کو بتانے, اس کو ایسے ہی بتانا ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے اور اسے کسی چیز کا علم نہیں ہے. اپنی ساری بات اسے سمجھانی پڑے گی, پھر وہ ازیوم کرے گا آپ کو ایز اے کریکٹر, پھر آپ کے متعلقہ انفارمیشن لے کے آئے گا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک چیز پہ اگر ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو 1 2 3 ٹولس لیتے ہیں. فار ایگزامپل چیٹ جی پی ٹی کو جو پرپلیکسٹی سے ہم نے ریسرچ کی ہوتی ہے وہ لا کے دیتے ہیں اسے. جب اسے وہ لا کے دیتے ہیں تو پھر اس کی بیس کے اوپر ہمیں وہ جواب دیتے ہیں. اس طرح سے ہم کچھ اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سر آپ کا کیا سر ڈفرینٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولس کے حوالے سے جیسے ڈیپ مارکیٹنگ ہے, پرپلیکسٹی ہے, جی یہ سارے جتنے ٹولز ہیں نا سر, ان سب کو آپ نے اپنے موبائل میں رکھنا چاہیے آپ کو, اور نئی لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ کو اپڈیٹ ہوتے رہنا چاہیے. کسی ایک کو مستقل استعمال کرنا چاہیے, بطور اسسٹنٹ استعمال کرنا ہے. آپ نے اس کی انفارمیشن کو اتھینٹک نہیں سمجھنا. آپ نے یہ سمجھنا کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے ابھی یہ پتہ کرنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے مطلب آج کی 5 بڑی خبریں کون سی ہیں. تو میں گروک سے کہوں گا جس کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہے, یا میں کلاؤڈ سے کہوں گا, یا میں اس سے کہوں گا کو پائلٹ سے کہوں گا, وہ مجھے 5 بڑی خبریں لا دے گا. ٹھیک ہے. اب ان خبروں کے اوپر تجزیہ کرنا ہے, وہ تو میرا اپنا نالج ضروری ہے نا. تو بیسیکلی ایکسیس ٹو انفارمیشن, جیسے سر ویڈیو سے لگ رہے ہیں کہ وکیل ہیں, تو سر نے اگر دیکھنا ہے کہ کسی ایک فیصلے کے متعلق کون کون سے انٹرنیشنل کورٹس میں اور نیشنل کورٹس میں حوالہ جات ہیں, وہ حوالہ جات اکٹھے کر کے آپ کو دے دے گا. ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اگر قرآنی جھوٹ بولنے کے اوپر قرآن پہ حوالے کہاں کہاں سے موجود ہیں, تو ہمیں وہ حوالے لا کے دے دے گا. اب اس حوالے کو اپنی پریزنٹیشن میں یوز کرنا ہے یا کیسے یوز کرنا ہے, وہ ہمارے لیے بس جج صاحب کو تو آپ نے قائل کرنا ہے نا سر. وہ آپ کے حوالے کام آتے جائیں گے, ان کو بطور ریفرنس یوز کر لیں. اچھا سر, ایک اے آئی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جیسے آپ نے پہلے ایک مکینک والی بات کی, تو اس میں ہیومن انٹریکشن ختم ہو جاتا ہے, اور جو بندہ ہیومن انٹریکشن سے سیکھتا ہے وہ شاید اس سے نہیں سیکھ سکتا. درست بات ہے. تو اس میں ہیومن انٹریکشن بھی لازمی ہونا چاہیے کسی بھی اے آئی کے ساتھ, اور اپنے دوسرے کولیگس کے ساتھ, پیئرس کے ساتھ. بالکل درست بات ہے سر. درست بات ہے سر. دیکھیں ہم نے کیا سمجھنا ہے, ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے اے آئی کو, میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بطور اسسٹنٹ, بطور ایک ایسا, دیکھیں نا آپ مینجمنٹ کی جاب میں ہیں, اگر آپ کا پی اے اچھا ہے نا تو آپ کی گرپ بہت اچھی ہے. کیوں اچھی ہے؟ کہ وہ آپ کو ہر انفارمیشن لا کے دے رہا ہے, ہر چیز لا کے دے رہا ہے. آپ کو ایک فائل کی ضرورت ہے فوراً لا کے دے رہا ہے. آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے, مطلب فار ایگزامپل آپ کو ایک امپلائی کا فیصلہ آ گیا,
आपको उसका सबका रिकॉर्ड चाहिए, अच्छा भी होगा, फौरन ला देगा, फौरन चीज़ें ला देगा। तो आपने इसको बतौर असिस्टेंट यूज़ करना है। बाकी सर की जो बात है कि जो हम ये बातें करके सीख रहे हैं चीज़ें लोगों से मिलकर, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने रेहान साहब से मिलने से जो चीज़ें सीखी हैं उनके शायद मैंने 20 लेक्चर से भी नहीं सीखी। ठीक है ना, मिलने का अहमियत को आप कम नहीं कर सकते उसको, लेकिन ये है कि हमने इसको अडॉप्ट करना है। और इसी तरह मतलब AI है या गूगल है या जो भी है वो आपको 1000 इन्फॉर्मेशन दे देगा, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है ये आपका उस्ताद ही आपको बताएगा। तो उसमें आप टीचर की अहमियत को कम नहीं कर सकते किसी भी तरह से। जी, या जैसे देखें डॉक्टर साहब आना है, जितने भी डॉक्टर हैं हम लाख सिम्टम्स बता लें उन्हें, डॉक्टर साहब हमेशा ये कहते हैं कि मेरे पास आए, वो आपकी फिजिकल हालत को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, फिर आपको दवा तजवीज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या चल रहा है। सिर्फ सिम्टम्स पे दवा तो नहीं, उसके पास तो सिम्टम्स ही हैं, सिम्टम्स ही। इसी तरह कोई भी चीज़ है उसके पास सिम्टम्स ही हैं, उसको उन्हें देख रहे हैं। अगर आपने एक देखा ना, जो एक आलम आदमी जिसने PhD कर रखी है, जिसने रिसर्च कर रखी है, उसे रिसर्च की चीज़ों का पता है, AI क्या करेगा, AI आपकी रिसर्च करने को आसान बना देगा। आपकी रिसर्च करने के लिए डाटा आपके पास ज़्यादा मिलेगा, रिसर्च आप नहीं करती, बल्कि मैं आपको यकीन माने मेरा अपना ये भी एक अंदाज़ा है कि बहुत सारी चीज़ों पे AI काम को मुश्किल बना देता है। कैसे बना देता है कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रेजेंटेशन बनानी है मैंने, ठीक है, उस प्रेजेंटेशन के की पॉइंट्स हिंट्स तो मैं दे दूंगा, AI आपको डिस्ट्रैक्ट भी समटम कर देता है अपनी इन्फॉर्मेशन पे। जी, तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता सीखना है चीज़ों को, और इसके ऊपर स्पेसिफिक होती है उसको जनरलाइज करके बता देता है। ठीक है ना, तो बेसिकली उसका क्या तरीका है कि आपको ज्यादा प्रॉम्प्टिंग करनी है, उससे ज्यादा बातें करनी है, ज्यादा चीजें समझानी है, जब तक कि वो आपकी बात को प्रॉपर समझ रहा है। और इससे काम करने का जो तरीका मैंने सीखा है कि मैं जो भी काम करना चाहता हूँ मैं उर्दू में टाइप कर, मुझे थोड़ी सी ये अल्लाह पाक ने सलाह दी कि टाइपिंग मुझे अच्छी करनी आती है, तो मैं उर्दू में सारी चीज, वो शायद 1-1.5 सफ़े का पैराग्राफ बनता है, मैं पहले वो टाइप करता हूँ, फिर वो उसे दे देता हूँ, उस टाइप में वो तमाम चीजें मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने ये सेशन करने जाना है, इस सेशन के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये सारा कुछ है, 1 घंटे का मेरे पास टाइम है, अब मुझे स्पीकर नोट्स बना के दे। अब वो उसने आपको जितनी चीजें देनी है वो आपके प्रॉम्प्ट और उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है उनको मिला के जितनी अपनी प्रॉम्प्ट में चीजें अच्छी होंगी उतना ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना जी। अब वो फिर मैं तो आम जिंदगी से मिसालें देता हूँ कि वो डॉक्टर साहब जो अच्छे फिजिशियन है ना, उनके पास मेरा एक मेरी राय है, वो ये है कि आपको किसी भी आम बीमारी के लिए GP के पास, जनरल प्रैक्टिशनर के पास ही जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाते हैं तो अगर वो मतलब पल्मोनोलॉजिस्ट है तो आपकी हर चीज़ को वो आपके फेफड़ों के साथ ही रिलेट करेगा, क्योंकि उनका एक माइंड सेट वैसे बना हुआ है। ठीक है ना, इसी तरह मतलब एक जनरल है, वो आपको जनरल चीज़ों को देखेगा, आपकी हिस्ट्री से देखा उसके बाद था। तो ये एक तरह से समझ लें कि इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हमारी मौजूद है, उसके ऊपर तज्जिया हमने खुद ही करना है और उसके ऊपर रिलाय नहीं करना, उसको अपना एक मतलब पार्टनर बनाना है चीज़ों को सीखने के लिए। मेन जो हवाला उधर से ले लेगा। हाँ जी सवाल उधर से ले लेगा। जी भाई वालेकुम सर, कल एक बार न्यूज़ देख रहा था यूट्यूब पे कि AI को उन्होंने बंद कर दिया, जो वीडियोस AI की बनेगी वो बैन हो जाएगी, तो इसके हवाले से कुछ गाइड दीजिए कि कब जाएगी जी। मतलब आप YouTube के ऊपर चैनल मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या है कि YouTube ने क्या देखा, क्योंकि हम तो कॉपी के माहिर हैं और चीज़ों के माहिर हैं, हमने क्या किया कि YouTube ने कुछ अर्सा पहले AI चैनल्स को मोनेटाइज करना शुरू कर दिया। पहले वो ह्यूमनाइज चैनल को मोनेटाइज करता था, लेकिन AI को मोनेटाइज करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसमें हमने क्या किया कि कैट के कार्टून्स बहुत सारे थे या दूसरे थे, तो हमने बहुत सारा ऐसा डाटा बनाना शुरू कर दिया जो कि लोगों को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा। मतलब डाटा है, कॉपी है, एक ही तरह का कंटेंट बन रहा है, दूसरा बन रहा है। तो उन्होंने फिर रिव्यू किया, उन्होंने ये समझा कि ऐसा डाटा जो कि 100% AI है और कोई वैल्यू फराहम नहीं कर रहा, उसको आप बनाते जाएं, हमें कोई मसला नहीं, हम उसके अगेंस्ट आपको मोनेटाइज नहीं करेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि मोनेटाइजेशन या यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम वो क्या है कि उसने आपको पैसे देने हैं उन इश्तिहारात से परसेंटेज जो कि वो लोगों से ले रहा है। मतलब यूट्यूब की फ्री सर्विसेज किस लिए हैं आपको, ये इतनी फ्री वीडियोस किस लिए हैं कि उन वीडियोस के ऊपर जो ऐड चलते हैं उसके पैसे लोगों से लेता है, उन पैसों की परसेंटेज आपको देता है। अब वो AI के ऊपर तो कोई ना प्रोडक्ट की बात हो रही है, ना कोई ऐसी बात हो रही है जिसके ऊपर ऐसा व्यूअर्स आएगा।
अब वो ऐड के लिए भी उनका अपना एक AI सिस्टम है जो कि देखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंटिंग की बात करता हूँ तो मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर प्रिंटिंग के रिलेटेड ही ऐड आएंगे या प्रिंटिंग की मशीनों के रिलेटेड ऐड आएंगे। तो अब एक ऐसा चैनल बन गया हुआ है जो कि कोई वैल्यू भी नहीं दे रहा, फनी है या कुछ भी है, और उस तरह के तकरीबन 10 लाख चैनल मौजूद हैं। तो उन्होंने उसको जो है बैन कर दिया है। वो ऐसी उसको अब तरीकाकार क्या है कि अभी हमने जो नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन का, उसमें क्या है कि आपकी आवाज़ जो है कम से कम आपको अपनी क्लोन करवानी पड़ेगी और उसको ह्यूमनाइज टच देना पड़ेगा, फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक सवाल मैं अपने ऑडियंस की तरफ से करना चाहता जी हूँ। सर। सर ये सारी बातें जो हमने की हैं ये तो हैं ऐसे तमाम लोगों के लिए जिन्हें AI का पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसे कैसे इस्तेमाल करें। हमारे बहुत से नाजरीन हमें जो लाइव देख रहे हैं, सर बिल्कुल एक इब्तदाई आदमी जिसने सिर्फ इसका नाम सुना है वो कहाँ से शुरू करे और कैसे, प्लीज़ जी, वो अगर अभी हम शुरू करते हैं, बल्कि एक प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं क्योंकि मैं बड़ा बिलीव करता हूँ कि प्रैक्टिकल पे आप लोग अपने अपने मोबाइल निकाल लें। अगर जिसके पास व्हाट्सएप मौजूद है तो व्हाट्सएप से शुरू कर लेते हैं, जिसके साथ चैट GPT मौजूद है हम चैट GPT से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में भी यही मौजूद है। दोनों चीज़ें हैं, बताएं क्या करें। व्हाट्सएप कर लें, व्हाट्सएप आप दोस्त बताएं जी जिसमें सहूलत है आपकी। व्हाट्सएप व्हाट्सएप के पास की है। व्हाट्सएप है ना, एक मेटा AI आपके पास आ रहा है, सारे उस पर आ जाए जरा जी। जिस दोस्त को असिस्टेंट में मुश्किल हो जी साथ वाला उसे थोड़ा। बेटा आप लोगों के पास है मोबाइल? हाँ ठीक है, ये आ गए। हाँ जी ये मेटा AI, इसको खोल दें, ठीक है। सम्मान जिन दोस्तों को भी आप बताते रहिएगा साथ। अच्छा, आप लोगों ने इससे एक सवाल पूछना है और ये डरे बगैर पूछना है कि यार ये पता नहीं क्या कहे। जैसे कि हम आपस में बैठे हुए हैं ना, तो सवाल करते हुए कुछ लोग झिझकते हैं, जिसके बगैर आपके जहन में जो पहला सवाल आता है, फॉर एग्जांपल आपके जहन में ये सवाल आ गया कि अपना जो है पाकिस्तान की आज 5 टॉप न्यूज़ कौन सी हैं, ठीक है, या आपका किसी केस के हवाले में, जिस तरह आपका सवाल था, आप किसी साथ वाले से ये पूछ लें कि क्या यूट्यूब जो है वो AI वीडियोस को मोनेटाइज करेगा या नहीं करेगा। कोई एक सवाल पूछना, उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें। जवाब दे दिया जी उसने। सर क्या सवाल पूछा था और क्या जवाब दिया टॉप था? 5 न्यूज़, जी, और उसने पॉलिटिक्स में जवाब दे दिया, फिर नेचुरल डिसास्टर्स के हवाले से और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से और इकॉनमी के हवाले से जो जो चीज़ें अब आपके व्हाट्सएप में ये चीज़ मौजूद है। अब आपने सर एक अगला काम करना है छोटा सा, एक प्रॉम्प्ट में बोलता हूँ वो लिखना है आपने। आप इंग्लिश में लिख लें या उर्दू में लिख लें। इंग्लिश में लिखना है तो मैं बोल देता हूँ सारा, मेक एन इमेज। सर मैं तो यूज़ करता हूँ अक्सर। आप करते हैं, ठीक है। कोई और बंदा, आपने कभी नहीं किया पहले ये यूज? आप लिखिएगा जरा, मेक एन इमेज ऑफ 20 people sitting in a round table meeting in a Pakistani library. Yes, sir. देखिए क्या करता है जी आपके साथ। अच्छा मेरे पास है कि नहीं, मैंने उससे क्वेश्चन किया था फ्लड अपडेटेड बुरे वाला, तो बुरे वाला में ना ये देखिए जरा, फ्लड के ये वाले नवीद साहब ने वही लिखा है जो मैंने कहा था। ये कमोबेश वैसी ही तस्वीर नहीं है जैसे हम बैठे हुए हैं। बैठे हैं। हाँ जी। ये देखिए जरा, आप भी देखिए अगर आपको उसने वैसी तस्वीर दी है या नहीं दी। ये देखें सर, तकरीबन लगता है कि अपनी। हाँ जी। हाँ जी। वेरी गुड। मैं हुए हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या क्या है। दे दिए जी उसने। सर ये देखें, अब ये क्या है कि ये आपको एक तरीकाकार बता दिया। आप इससे रोज 1000 तस्वीरें बना लें, उससे तो कोई इतराज नहीं, और 1000 सवाल पूछ लें, उससे भी कोई इतराज नहीं। सवाल पूछने से क्या होगा कि आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी सीखने की। और तो वो जब हम पढ़ रहे होते थे ना जी, वो बड़ी एक बात होती थी कि जो ज्यादा पूछता है वो ज्यादा सीखता है। तो आम मैंने कहा कि झिझक नहीं है, ऐसे जितनी दफा मर्जी पूछ, और मतलब खुद AI भी सीखता है आपसे। आपसे सीखते हैं। अच्छा हम एक और तजर्बा करते हैं छोटा सा।
फेसबुक सबके पास है? जी है। सर फेसबुक खोलें। अच्छा, हमारा एक मसला ये है कि हम फेसबुक के ऊपर आमतौर पे पोस्टिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि डाटा नहीं होता। ठीक है। अब एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। सर अपनी फेसबुक से कोई एक तहरीर ऐसी उठा लें जो कि आपको पसंद है। हर बंदा अपनी एक फेसबुक, आप सब लोगों की इमेज बन गई थी जी? अगर किसी की नहीं बनी तो मैं हेल्प कर सकता हूँ ताकि आपको इसका प्रैक्टिकली पता चले। आप प्लीज देखें ना, जाके देखिएगा। गूगल पर भी डायरेक्शन दे सकते हैं। किसी की अगर तस्वीर नहीं बनी तो तस्वीर हम बनाएंगे लाजमी। नहीं बनी सर? नौजवान जी जी। उसामा आप बेटा देखो, सर को प्रॉम्प्ट देना बताओ सर को, उनको बताएं सर प्रॉम्प्ट देना। सर जैसे हम बार बार एक बात कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक जी, डायनामिक फील्ड आई है, very good. तो कुछ ऐसा अगर आप ऑर्गेनाइज कर सकें, हम प्रॉम्प्ट के ऊपर बात कर सकें डिटेल तरीके से। उसके ऊपर एक वर्कशॉप की जा सकती है। हाँ, वो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है, प्रॉम्प्ट बनाना कैसे है, और उसी में हम ऐड कर लेंगे कि वीडियोस कैसे बनाएं। वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है वीडियोस का, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि ज़्यादा लोग वीडियोस बनाएंगे और ज़्यादा लोग। हो क्या रहा है सर कि आपको अप्लाइड चीज़ों की बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में ना चीज़ों को सीरियस नहीं लिया जाता। इधर तो जो करें भाई, हमने वो देख ले, कोई बात नहीं, वो वीडियो प्रॉम्प्ट बना दूंगा। एआई से बहुत सारी वीडियोस बनना शुरू हुई हैं। आपने देखा होगा कि वो एक एंकर आती है, वो कहती है जी बाबा जी ये आप जो है पानी में गिर गया, वो बंदा पानी में गिर गया, और हम सिर्फ एक फनी वीडियोस बनाते हैं। हमने सर तकरीबन जब ये वीडियो देखी मैंने, तो हमने ये सोचा कि हमें ये वीडियोस बनानी चाहिए। हम जो YouTube ऑटोमेशन की वीडियोस बना रहे हैं वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका है, और वो एक ऐसा तरीका है कि सबसे पहले आपने एक तस्वीर बनानी है, उस तस्वीर को फिर आपने बुलवाना है, फिर उसके ऊपर एनिमेशन बनानी है, तो फिर ये आपकी एक वीडियो बने। ये पूरा प्रोसेस है जो कि हम करते आ रहे हैं बहुत अरसे से। लेकिन ये जो नई चीज़ दी एआई ने, प्रॉम्प्ट टू वीडियो, कि आप सिर्फ लिख के देंगे और टोटल वीडियो बन जाएगी। आप यकीन माने कि आपको ना कंप्यूटर के साथ काम, ये कोई भी काम करने के लिए जुनूनी होना पड़ता है। वो जो इकबाल की बात है ना, जो खुदी का कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि आपने अचीव करना है। हमने इसके ऊपर कोशिश शुरू कर दी कि हमने ये वीडियोस बनानी। अब प्रॉम्प्ट वाली बात है, हम कहाँ से शुरू हुए? हमने एक वीडियो उठाई, वो वीडियो अपलोड कर दी एआई के ऊपर, जेमिनी के ऊपर या किसी के ऊपर। उसे कहा कि इसका प्रॉम्प्ट बताया हमें। अच्छा, प्रॉम्प्ट बनाया, पहली अटेम्प्ट में बड़ी खूबसूरत अच्छी सी वीडियो बन गई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आया कि वो वीडियो बाद में हमसे अच्छी नहीं बनी। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता लगे रहे, तो फिर पता ये चला कि वीडियो तो अब बननी शुरू हो गई, आवाज़ नहीं दे रही। अच्छा, फिर उसके बाद एक और मसला आया कि आवाज़ भी कहीं कहीं से आनी शुरू आ गई, लेकिन करेक्टर कंसिस्टेंसी नहीं है। वीडियो बनती है 8-8 सेकेंड्स की। अच्छा, उसमें क्या है कि एक दफ़ा एक खातून और तरह बोल रही है, अगली दफ़ा और बोल रही है। जब फिर हम काम करते गए, कुछ लोगों से वीडियोस बनवाई पैसे दे के, उनसे सीखा, कुछ उनसे प्रॉम्प्ट सीखे, कुछ नई चीज़ें लिखी, वीडियो सीखी, और तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इंतहाई प्रोफेशनल वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सीखना है ना, सीखना आपके लिए आसान बना दिया आपने। ठीक है ना, आप में लगन मौजूद हो तो आप सीख सकते हैं बड़ी आसानी से, मसला नहीं है। जी सर, बन गई वीडियो, तस्वीर बन गई सबकी जी। तो आपको मतलब जिसने पहली दफा ये काम किया, आपको क्या महसूस हुआ, कैसा लगा? देखिए सर, आपके मोबाइल में ये मौजूद था, तस्वीर कैसे, लेकिन हम उसे एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे। व्हाट्सएप में ये मौजूद है, वो बनाना है, यूज नहीं कर रहे। हम एक छोटी सी एक और हम प्रैक्टिस करते हैं कि या तो कोई बंदा बोल के एआई से आप मैसेज करके इसी से लिखवा ले। बेहतर यह है कि कोई एक तहरीर लिखी हुई फेसबुक पे अपने पेज पे जो भी आपको पसंद आ रही है वो उसको उठा लें। उसको उठा के हमने चैट जीपीटी को या हमने देना है इसको मेटा एआई को, और उसे कहना है कि इस तहरीर का, चाहे आप उर्दू में लिखते हैं, कि इस तहरीर का मतन तब्दील हो जाए, मतलब यही रहे, और ये और ज्यादा मोटिवेशनल हो जाए। ठीक है, अब जो भी वो कहानी या जो चीज लिखी होगी उसको वो बदल देगा, उसके कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे, उसकी चीजें चेंज हो जाएंगी। अच्छा, उसको जब आप पोस्ट करने के लिए आप फेसबुक पे जाते हैं तो फेसबुक ने एआई इमेज का जो उस तहरीर के मुताबिक जो इमेज बनता है वो बिल्ट इन फीचर दे दिया आपको।
AI इमेज पे आप क्लिक करते हैं तो 3-4 तरह की तस्वीरें दे देता है, वो तस्वीर को सिलेक्ट करें तो आपकी वो एक बेहतरीन पोस्ट तैयार है। आप आज से अपने फील्ड के मुतालिक डेली एक पोस्ट करना शुरू करें। 1 महीने बाद आप देखिएगा कि आपकी ऑडियंस कैसे बिल्ड होती है, आपकी चीज़ें कैसे, क्यों? क्योंकि सर देखें, जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब के पास है, जो शादी के पास इन्फॉर्मेशन है, जो सर के पास इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे पास नहीं है, और वो AI के पास अगर है तो AI के पास हिडन है, आप उससे निकलवा सकते हैं ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन। तो मैं क्या कहता हूँ कि AI को अडॉप्ट करना है, उसको एज ए असिस्टेंट हमने इस्तेमाल करना है, वीडियो बनाने में, ऑडियो बनाने में, अपनी इंफॉर्मेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हर तरह से आपने करना है। और इसको जैसे जितना जल्दी आप अडॉप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आप नई चीज़ों की तरह से सीखते जाएंगे। क्योंकि इस वक्त ये जो दौर है ना, आपको याद होगा कि शायद 2000 में 90s में शुरू हो गया था। 2000 में एक दौर वो था कि हर बंदा ये कह रहा था कि कंप्यूटर सीख लेने तो आगे जिंदगी नहीं है। मतलब ये कॉमन बात थी कि जो बंदा कंप्यूटर नहीं सीखता। मतलब मैं कंप्यूटर के फील्ड में इतना पुराना हूँ कि मैंने ये देखा कि सरकारी दफातर में जब कंप्यूटर आए तो बहुत सारी जगहों पे अफसराने वाला के कमरों में AC अगर नहीं थे तो कंप्यूटर वाले कमरे में AC मौजूद था, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल था के साथ AC होना चाहिए, उसके साथ UPS मौजूद था। और अब तो खैर हम इतना रफ यूज़ कर रहे हैं कि उसकी इंतहा नहीं है कोई बात, ठीक है। इसी तरह ये जो इस वक्त दौर है, ये उसी AI को अडॉप्ट करने का दौर है। अगर हम नहीं अडॉप्ट करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। क्यों पीछे रह जाएंगे? कि भाई मेरे और आप में फ़र्क इतना है कि मेरे पास 5-6 ऐसे टूल हैं जो कि बैक वक्त मेरी मदद कर सकते हैं। सर शायरी करते हैं ना, सर क्या कर सकते हैं कि अपने तख़य्युल, बहुत शायर, आप मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है क्योंकि मैं शायरों की किताबें वगैरह लिखता रहा हूँ, तो आपको एक बहुत अच्छा ख्याल आ जाता है, बहुत अच्छा तख़य्युल आ जाता है, उसके हम वज़न अल्फाज नहीं मिलते और ऐसा लफ्ज़ नहीं मिलता जो कि आपके मौक़िफ़ को बहुत अच्छे तरीके से बयान कर सकता है। अच्छा, बजाय इसके कि आप AI से शेर लिखवाएं, आप AI से वो हम वज़न अल्फाज का ज़ख़ीरा तलाश करवाएं। तो आपको करते देते हैं, आप 100 दफ़ा कहें मुझे नहीं समझ आ रही और दो, मुझे नहीं समझ आ रही और दो, मुझे नहीं समझ आ रही और दो, तो वो अपने ज़ख़ीरे से वो अल्फाज लेता आएगा जिससे वो आपका हम पल्ला, हम वज़न लफ्ज़ आपको मिल जाएगा जो कि आपके लिए आसानी कर सकता है। मतलब जो एक इंसानी दिमाग सोच सकता है और कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि AI उसे रिप्लेस करने जा रही है, AI उससे शार्पन करने जा रही है, उससे बेहतर करने जा रही है, उसका बेहतर इस्तेमाल करने जा रही है। तो आप अगर वो करेंगे तो आपकी ताकत जो है ना, एक हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो गाहे बगाहे ट्रेनिंग होती रहती है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक लफ्ज़ है, कैपेसिटी बिल्डिंग्स की ट्रेनिंग होती है। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है कि आपके पास 1 ही घंटा है, उस 1 घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कैसे बढ़े कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग में आपके लिए एक बेहतरीन टूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ये भाई ने बताया, आप लोगों को अगर नहीं पता, कोई बंदा लिखना चाहे तो 2-3 टूल्स हैं जिनको मैं बता देता हूँ, टोटली फ्री हैं, उनको आप अपने मोबाइल में लाजमी यूज़ करें और उसे डेली, मतलब यही कहें कि यार थोड़ी सी चक्कर लगाने के लिए ना, उससे बातचीत करने के लिए 10-15-20 मिनट दें। सिर्फ आपने ये करना है। देखें, एक बात तयशुदा है कि मेरे समेत हर बंदा 2 से 2.5-3 घंटे मोबाइल को दे रहा है और वो रील्स देखने पे दे रहा है। उसमें से आधा टाइम हम AI से बातें करने पे लगा दें ना, तो मेरा ख्याल है कि 1 महीने बाद आप लोग सारे AI से कंटेंट बना रहे होंगे, AI से चीज़ें बना रहे होंगे, AI को बदल रहे होंगे। AI देखें, AI आपसे सीख रहा है। हमारी बातें, वो ना अनवर मसूद साहब से किसी ने पूछा कि सर आपकी जो शायरी है वो बड़ी अवामी किस्म की है और वहाँ उसे बड़ी पसंद करते हैं। तो उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि मैं आपकी बातें आपकी जुबान से लेके आपके कान को दे देता हूँ। सर की बातें आपकी जुबानों से लेता हूँ और आपके कानों को दे देता हूँ। सर उन्होंने एक नज़्म लिखी है, जेहलम का पुल, जेहलम का पुल। सर वो कहते हैं कि शायद 1 साल तक मैं जेहलम से लाहौर तक जाता रहा हूँ, बसों में सफ़र करता रहा हूँ। और उस नज़म को सुने आपको अंदाजा होता है कि यार क्रिएटिविटी इस लेवल तक भी जा सकती है। ठीक है, तो मतलब जब लोग मेहनत करके आगे आ रहे होते हैं तो हमें आम तौर पे वो फल नजर आता है, पीछे मेहनत नहीं नजर आती। आपको 2-3 और बातें बताता हूँ।
रियल लाइफ में नौजवानों के लिए बड़ी अच्छी है। आपको ये लगा कि एक बच्ची है जिसने खातून जिसने एक वीडियो बनाई पार्टी हो रही है और वो छा गई, वायरल हो गई, लेकिन उसके पीछे एक्टिंग की स्किल मौजूद थी, एक्टिंग की मेहनत मौजूद थी, तो वो ड्रामा इंडस्ट्री में आ गई और वो छा गई। और बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनके इस तरह की चीजें वायरल हुई होंगी लेकिन पीछे वो मेहनत मौजूद नहीं थी। तो कुदरत मौका आपको देती है, उस मौके से फायदा आपने उठाना है। तो मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि कुछ कर लें, करने से या तो आप कुछ पालेंगे या कुछ सीख लेंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा। हर काम करने के बाद अगर आप फेल होंगे तो आप कुछ सीख लेंगे, नया काम करने के लिए आप अगली दफ़ा वो गलती नहीं करेंगे। और अगर आप सीखेंगे नहीं, इस खौफ में रहेंगे कि ये काम मैं करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आप डरे रहेंगे। AI ने आपका वो खौफ खत्म कर दिया है कि आप अपने घर में बैठे हुए इससे वो बातें करते रहें जो कि आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, किसी से वो सीखने के लिए करते रहें, उससे भाई ऊट पटांग जैसी मर्जी करते रहें। अच्छा, उसको क्या समझ आ जाएगी कि वो आपसे बातें कर करके समझ जाएगा कि इस बंदे का माइंडसेट एक्चुअली है कैसा, ये कैसा समझ रहा है, मुझे कैसे देख रहा है, मैं इससे चीजें कैसे देखूं। ठीक है ना। अब देखिए, इस किताब को पढ़ने में एक अपना रोमांस है, इस किताब को पढ़ने का, उस सफ़े को लेने का, इस चीज़ों का एक बड़ा अपना एक तरीका है। ठीक है ना। तो मैंने जो जितना थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ या जितनी अल्लाह पाक ने हिदायत दी यही है कि कुछ किताबें पढ़ी हैं तो उस किताबों को पढ़ने की वजह से, या मैंने यकीन माने आपको ये बात शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ लगे कि अच्छा बोलने के लिए आपको अच्छा सामने होना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी भी महफिल में जाता हूँ, कोई बंदा होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके अल्फाज को सुनूँ, उसकी चीज़ों को सुनूँ। एक प्रोग्राम है आफ्ताब इकबाल साहब का, वो मैं बड़ी देर सुनता रहूँ अपने काम के साथ साथ, उससे ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा हुआ है, लफ्ज़ कहने के बारे में पता चला है। ज़हीम साहब सारे लोगों से पूछते रहते हैं। आप यकीन माने कि मैं परसों एक मुशायरे में गया, एक तो इनकी काविश दे के अब मुझे स्टेज है तो मैं ज़रूर इनको दोबारा से एक्नॉलेज करता हूँ राउत साहब को कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो होस्ट थे वो इतने खूबसूरत लहजे में बात कर रहे थे कि मुझे उसका बड़ा मज़ा आया यार कि ये एक ऐसी बात है, अल्लाह पाक ने उसको ये सलाहियत दी है और उस सलाहियत को वो अच्छे तरीके से बात कर रहा है इसके ऊपर। तो अल्लाह पाक ने आप सबको भी सलाहियत दी हुई है, हमने उस सलाहियत को बाहर निकालना है, उस सलाहियत को आगे लेके आना है। देखिए ना, इधर इतने लोग बैठे हैं, सारे एक सीजन ज़िंदगी गुजार चुके हैं, इनके तजर्बात हैं अपने। ठीक है ना। इस तजर्बात को अल्फाज का रंग देने के लिए AI आपकी मदद करेगा। आप टूटे फूटे अल्फाज में उसे कह दें कि मुझे एक मजमून लिखना है जिसमें मैंने एक वाक़या लिखना है कि मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसे हुआ कि मैं ऐसे ऐसे गया। आप उर्दू में लिख दें, उर्दू में नहीं लिखना, आप वॉइस मैसेज करते हैं उसे और उसे कहें कि इस वाक़े के मुताबिक मुझे एक कहानी बना दो। वो आपकी कहानी बना देते, उसको पढ़ें, आप उसे कहें कि इसमें ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, इसको इम्प्रूव कर दो, वो इम्प्रूव कर देगा। उससे 10 दफ़ा करवाएं, एक फाइनल चीज़ बन जाएगी, उसको ले जाकर फेसबुक पर पोस्ट कर दें। आप दिन में 2 दफ़ा एक अच्छी कहानी पोस्ट करना शुरू करें, यकीन माने आपको 8, 10, 20 दिन में अपने व्यूअर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वो लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जिनको आपकी तहरीर की ज़रूरत है, आपके तजर्बात की ज़रूरत है, आपकी चीज़ों की ज़रूरत है। तो बेसिकली हम एक दूसरे से मिलते हैं तो सीखते हैं चीज़ें। तो आज के जो इसका मकसद क्या है कि हम इन दी एंड AI को अडॉप्ट कर सकें, इससे वो चीज़ें करवा सकें जो कि हम नहीं करवा रहे अपनी झिझक की वजह से। बाकी कोई बंदा भी प्रिंटिंग के हवाले से कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहे तो हम ऑलवेज अवेलेबल। AI के हवाले से कोई चीज़ पूछना चाहे, सवाल अभी बड़े कम आए हैं, एक ही सवाल पे हमारी सारी चीज़ें चल रही हैं। जी आप करते रहे, हम शॉर्ट आंसर करेंगे ताकि थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ों को टर्मिनोलॉजी सुनते हैं जैसे कि नैरो AI, जनरेटिव AI, सुपर AI, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल? अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना सर, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। और इसका जवाब ढूंढने के लिए भी सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? बड़ी सीधी सी बात, ठीक है ना। इसको बजाय सर आपकी जितनी मर्जी टेक्निकल टर्म आप उससे डिस्कस करें वो आपको बता देगा। कोशिश ये करें कि जो नया टूल, फॉर एग्जांपल अभी एक नया टूल आया है Kimi.ai, चाइना ने लॉन्च किया है, तो वो काफ़ी अच्छा है, उसके पास ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, रिसर्च भी करके देते हैं, उससे आप बात करें, उसकी ऐप भी है, उससे काम करना शुरू करते हैं। तो मतलब बेसिकली आपके पास सवाल होना चाहिए, जवाब मौजूद है। और ये एक बात और है कि हम सब जो बैठे हुए हैं एक एक सवाल हर बंदा लाजमी करेगा ताकि हमारी सवाल करने की सलाहियत तो इम्प्रूव हो।
सवाल करेंगे देखिए तो ना। AI को सवाल कर सकेंगे। सर जी, मेरा मैम। AI के मतलब की सवाल है जी सर, इसका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जी सर, वो आपने पहले बता दिया कि आपकी जुबानों से सुनते हैं और आपकी हाँ। बातों को हम डिलीवर करते जी हैं। जी तो हमारी जुबानें जो रोज़ बोलती हैं उस पर बड़े डिबेट होते हैं, जी बड़े मुनाजरे होते हैं। जी जी। तो फिर AI क्या अखज़ करता है, उनमें से खुद भी रिसर्च करता है या वो सुनी सुनाई बातें फिर आगे वो जो हमें अच्छा, इसमें सर 2-3 अब वो जिस तरह भाई ने बात की है ना कि नैरो क्या होता है और एडवांस्ड क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जितना मुख्तसर सवाल पूछेंगे उतना मुख्तसर जवाब दे देगा और उतनी कम रिसर्च के बाद जवाब दे देगा। अब आपने एक कंपैरेटिव एक टूल बताता हूँ आपको, वो ऐसा मज़ेदार टूल है, गूगल का एक टूल है नोटबुक LM। अच्छा, वो टूल उन्होंने बनाया है इसी बात के लिए कि आपके पास 10 तरह की इंफॉर्मेशन हैं। नोटबुक LM उसकी ऐप भी मौजूद है, वहाँ पे भी मौजूद है। मेरे पास में भी कोई उसकी ऑडियो हो तो मैं बता देता हूँ। उसमें एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ती है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अभी लाइव आपको वो भी करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, वो क्या करता है कि सर आपने किसी एक वीडियो के बारे में, जो कि 1 घंटे की वीडियो है, उसके बारे में उसका एक तफसीली खाका लेना है, या आपके पास 50 तरह के रेफरेंस मौजूद हैं, 50 तरह की वेबसाइट्स हैं, 50 तरह की वीडियोस हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे सोर्सेज उसको इकट्ठे करके देंगे। उन सब को इकट्ठा करके वो एक डाटा सेट बना देगा। आप उससे जितने सवाल पूछेंगे वो उसी डाटा सेट से देता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, AI भी यही कर रहा है, मतलब बेसिकली वो तो स्पेसिफिक मैंने दिया कि रिसर्च करनी है आपने, और मुख्तलिफ मिसाल के तौर पे अभी एक छोटी सी बात थी कि मैंने उससे एक तजर्बा ये किया कि मुहर्रम में मैंने डॉक्टर इसरार साहब की, तालिब जोहरी साहब की दूसरी तीसरी वाक़या करबला जो है वो सारे उसको दे दिए, ठीक है, और उसको ये कहा कि इसको इन तमाम के मनाज़र समराइज़ करके मुझे दे, एक ऑडियो बना दे। वो एक ऑडियो पॉडकास्ट बना देता है और उसने इंतहाई खूबसूरती से बड़े अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को कवर किया कि उसमें बेसिकली उसके वजह क्या थी, वजूहत क्या बनी, कैसे हुआ, कौन से लोग कहाँ थे, क्या काम था, क्या मकसद था, वो आप सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो बेसिकली AI इन्हिसार करता है वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि इंटरनेट पे मौजूद है, मालूम ज़राए। मालूम ज़रा मतलब वो hearing के बाद फिर वो फैसला देता है अपना। जी बिल्कुल यही ऐसे सर करने मैं थोड़ा सा शेयर कर सकता हूँ सर। जी। ये रिहान अल्लाह वाले आए ना, उसने कहा कि जब आप किसी एक कंसल्टेंट से या किसी प्रोफेसर या किसी वकील से मशवरा करते हैं ना, वो इनफरादी तौर पर अप्रोच करते हैं, तो AI जो है ना, या इंटरनेट जो जो इंटरनेट है या सर्च इंजन जितने हैं, ये पूरी दुनिया के साइंसदान, पूरी दुनिया के टॉपर्स, वकील, डॉक्टर, ये सारा कुछ, बल्कि आप कह लें कि पूरी दुनिया में जितनी भी किताबें हैं इस वक्त मौजूद, वो सारी इसके पास है। पर करें जैसे इन्होंने साथ ने पूछा कि ये पॉसिबल है, ये किसी आम डॉक्टर से पूछते, उसने कहना था जाए नमून ले आए या ORS ले लें, उन्होंने ये सजेस्ट करना था। अच्छा, जब इन्होंने अच्छा सर, उनसे मैं- पूछा ना, तो उसमें पूरी दुनिया के डॉक्टरों की विजडम का निचोड़ है। मैंने सर आपको ये बताऊं कि मैंने पूछते वक्त उसे ये भी बताया कि इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और मैं कहीं नहीं जा सकता। देखिए, ये आपकी बात बताने में चीजें जरूरी है, अदरवाइज मुझे फौरन यही सजेस्ट करता कि किसी कंसल्टेंट के पास जाओ, जन्म बोल भी हो, ठीक है ना। तो उसने, मैंने कहा कि मैं इस वक्त घर में मौजूद हूँ, रात का 1 बज रहा है और मैं कहीं नहीं जा सकता, तो उसने मुझे उसका रेमेडी बता दी, जो भी मतलब उसके नॉलेज के मुताबिक। तो मसल में बात क्या है कि आपकी, जैसे जज साहब हैं, जज साहब 2 तरफा दलाइल सुनते हैं और जिसके दलाइल ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा उसके मुताबिक फैसला दे देते हैं। तो उस जज साहब को एक चीज़ साबित करने के लिए आपको कितने हवाला जात देने पड़ते हैं, कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सारा कुछ। इसी तरह इससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उतने पर्टिनेंट सवाल करने पड़ेंगे, उतनी जितना सवाल आपका अच्छा होगा, जितना सवाल आपका डिटेल्ड होगा, उतना अच्छा वो जवाब मिल सकता है। और आपके सवाल में आप पूछना क्या चाह रहे हैं वो ज़रूरी है उसका हिस्सा, कि आपके मारूजी हालात क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आप उसे ये ऑर्डर दें कि आप इसके मुतल्लिक तिब्बे नबवी से मुझे कोई चीज़ ला के दो, तो वो तिब्बे नबवी से ही ला के दो। सप्लाई आर पर डिमांड। एग्जैक्टली ये चीज़ है। सर एक सवाल ये है कि जैसे ये हमारी लाइब्रेरी है
بچے پڑھنے آتے ہیں، بہت سارے موارد سے ملتا ہے۔ اے آئی اور یہ دوسرے جتنے بھی ٹول ہیں، یہ کیا یہ ہمیں اس طرف کم نہیں کر رہے کہ ہم کتابوں سے جان چھوٹ رہی ہے، کتابیں نہیں پڑھ رہے؟ بچے ایک سوال جو ان کو نہیں آتا وہ وہیں سے سیکھ لیتے ہیں، اتنی جلدی ان کو آ جاتا ہے، ریسرچ نہیں ہوتی، سرچ نہیں کرتے، کتاب نہیں پڑھتے، اس سے کیا نقصان؟ اچھا، اس میں سر سب سے پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ اس میں اے آئی کا کمال نہیں ہے، سوشل میڈیا اور موبائل یہ کام تو پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے آئی آپ کو یہ سولو ضرور فراہم کر دیتا ہے کہ فار ایگزامپل میری ایک پسندیدہ کتاب ہے راجا کی، اچھا میں نے سر اس سے یہ کہا کہ براک اے آئی آیا نیا نیا، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے راجا گدھ کا ایک تجزیہ کر کے دے دو تو کیا کہ کس لیے کتاب ہے، کون سی۔ ابھی ہم یہ بھی کام کر لیتے ہیں سر، لکھے پھر دوبارہ اس کے اوپر لکھیں۔ کون یہ اکیڈیمک ایک مطلب کام ہے، اوبویسلی ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن میں ان کی بات سے کافی حد تک اس حوالہ سے کہ جو کریٹیوٹی تھی، مطلب اگر میں ایک اسٹوڈنٹ سے بھی آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جاؤ، اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ کیسے لکھتے ہیں کمپیوٹر، دے وانٹ بی ایبل ٹو رائٹ اے کمپیوٹر۔ سر ایون وہ جب آتے ہیں بچے تو اپنی سی وی نہیں لکھ سکتے، یہ صورتحال سی وی کا ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے، اس فارمیٹ کے 10,000 بچوں کی سی وی اسی پہ بنی ہوئی ہے۔ اچھا اس کو سر دیکھیں نا، اس میں 2-3 باتیں ہیں، اس میں کچھ کلچرل ویلیوز ہیں، پڑھنے کا رجحان جو ہے نہ تو ہماری یونیورسٹی اس طرف کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح اب وہ ٹی ہاؤسز تقریباً ہر شہر میں بن گئے تھے، لکھنا لکھانا پڑھنا، اور ایک بڑی خوبصورت بات وہ کیا بندہ سیکھتا ہے، تو میں نے کیا سیکھی کہ ادب جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا ایگزاسٹ ہوتا ہے، اس نے یہ بات سیکھی کہ ایگزاسٹ ہوتا ہے تو وہ اس سے ایگزاسٹ سے نکلتا ہے، جو کتھارسس ہوتا ہے وہ ادب کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ تو میں بالکل آئی ڈو بلیو کہ کتاب پڑھنے کی جو چیز ہے، کتاب کا میں ابھی پہلے بھی بات کی کہ کتاب پڑھنا ایک رومانس ہے، ایک ٹائم چاہیے، ایک چیزیں ہم ساری چیزیں چھوڑ کے اس تخیل میں پہنچ جاتے ہیں جس میں ہمیں لکھاری لے کے جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ٹائم ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہی کتاب آپ کو ڈیجیٹلی اویلیبل ہو جائے گی، یہاں پہ اس کا شارٹ اویلیبل ہو جائے گا تھوڑے ٹائم میں پڑھنے کے لیے، کسی ایک کریکٹر کے اس کے سارے سین دیکھنے ہیں، یہ ساری چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی، لیکن کتاب پڑھنے کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کو نہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اے آئی اسے ریپلیس کر دے گا، یہ ہے کہ اے آئی اس کا کرس کا آپ کو نکال کے دے سکتا ہے۔ میرا تھوڑا سا اتفاق مختلف ہے سر۔ ادب ہر دور میں خاص لوگوں کی پرائرٹی رہی ہے، عام لوگوں کی یا ہر بندے کی نہیں رہی۔ ہر دور میں کتاب چند مخصوص لوگ ہی پڑھتے رہے ہیں، سب نہیں پڑھتے رہے۔ سر یقین کیجیے، ہو سکتا ہے میت جس گھر میں ہوتی ہے رونے کی آوازیں بھی وہیں سے آتی ہیں۔ میں اپنے موبائل میں اگر دیکھوں تو مجھے ایسا یاد ہی نہیں پڑتا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو گریجویٹ نہیں ہے۔ ہزاروں، پہلے تو اے سے اگر شروع کروں تو میری کمیونٹی بکلا کے نمبر، ایڈوکیٹ فلاں فلاں، اچھا اس طرح، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کمیونٹی پڑھی لکھی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، گراؤنڈ ریئلٹی مختلف ہوتی ہے۔ سر اس وقت میں سمجھتا ہوں نالج یا کتاب، اتنے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک دور تھا جب کاغذ موجود نہیں تھا دنیا میں، علم تب بھی ٹرانسفر ہوتا تھا، بہت لوگ کتاب تب بھی پڑھ رہے تھے، سینہ بہ سینہ کتاب چلتی تھی، پھر وہ کھال پہ لکھنا شروع ہوئے، پتھر کا زمانہ آیا، کھال کا زمانہ آیا، پھر کاغذ کی ایجاد آئی، پرنٹنگ آئی، اور تیزی سے دنیا بدلی۔ سر اب 2050 کا ویژن ہے، جب کہا جاتا ہے کہ میوزیم میں بھی کاغذ نہیں ہوگا 2050 میں۔ اتنے درخت کاٹ کے ہمارے ایگزامز کے لیے ضائع کیے جا رہے ہیں، جیسے ویدر کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، تو اب ڈیجیٹل بکس آ رہی ہیں۔ میں کئی ملکوں میں بھی یہی دیکھتا تھا، پاکستان میں بھی یہی کلچر ہے۔ آج صبح بھی مجھے خود بہت سہولت ہو جاتی ہے کہ کان میں لگائے اور ہم ایک پوری کتاب سن رہے ہیں آڈیو۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں سر، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں اپنی، آج نالج کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور میں اپنے قریبی ارد گرد کے لوگ سارے جانتا ہوں جنہوں نے کبھی کتاب تک ہماری رسائی نہیں تھی، ہم کسی استاد کے پاس جاتے تھے کہ سر فلاں لفظ پوچھنا ہے، ان کی مرضی تھی، صاحب کی بتا دیتے تھے، اگر اس دن موڈ میں ہے تو ہمیں اگلے دن جانا پڑتا تھا، 2 گھنٹے بیٹھنا پڑتا تھا۔ 1 منٹ بچے لگاتے ہیں۔ میں اپنے 7ویں میں ہے جی بچہ چاچو کا، آج اس نے ایک ایسے رائٹر کا نام لیا، میں خود حیران ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ سائمن آرمیٹیج لنڈن میں ہوتے ہیں اور وہ پورٹ لوریٹ ہیں، ان کی نظم زئی بھائی سنیں۔
میرے لیے حیران کن بات تھی. ہمیں بہت دیر بعد وہ کتابیں اویلیبل ہوئیں یا اویلیبل نہیں تھیں. کتاب مہنگی ترین ہوتی تھی, دل کرتا تھا فروٹ چاٹ کھا لیں یار, کتاب پھر لے لیں گے, کبھی کبھی کتاب بھی لے لیتے تھے. لیکن اب وہ دیکھیں نا ایک کلک پہ اویلیبل ہے. اور دوسرا یہ ہوا کریٹیوٹی میں, اب جو نا جو لوگ کریٹیوٹی نہیں کرتے تھے, نقال تھے, نقل مارتے تھے, کسی کا انٹلیکچوئل ورک چوری کرتے تھے, اب وہ پکڑے جائیں گے اور جینون تخلیق کر رہ جائے گا. یہ بھی چیٹ جی ٹی پی کا ہم پہ احسان ہو. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. فلسفہ جو ہے وہ پہلے بھی چند لوگوں تک ہی مقید تھا, اب بھی اس سے مستفید بہت کم لوگ ہی ہوتے ہیں. اگر 50 لوگ بیٹھے تو شاید 1 یا 2 بات کرتے ہو فلسفے کے اوپر. لیکن ایک وہ بات ہے, ہم کیونکہ ہمارے علاقے کے اندر ٹریڈیشنز کو دیکھتے ہیں کہ عثمان بھائی ہو گئے, زعیم بھائی ہو گئے, ان کو تب بھی ہاکی گراؤنڈ اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب ہاکی گراؤنڈ بہت دور ہوتا ہے. ویسے ہی ہاکی گراؤنڈ بالکل گھر کے سامنے ہو نا, تو عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جیسے لاہور میں رہنے والے کے لیے مینار پاکستان کی کوئی, تو میرے پاس جب ہر وقت وہ ایک چیز موجود رہتی ہے نا, ای بک, ای لائبریریز بن چکی ہیں باقاعدہ طور پر, تو کچھ لوگ ایگزامینیشنز کے دوران ہی پڑھتے ہیں کتابوں کو, اور وہ سمری سے ایک کتاب کی نکال لی اور چلے گئے. وہ جب وہاں پہ کہتے ہیں کریٹیکل انالیسس کریں اور ایسے کریں, تو ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. نہیں, وہ اگر کریٹیکل انالیسس دیکھے جائیں گے تو وہ بھی کر لیں گے. ایگزامینر سر اپنا مائنڈ سیٹ ایک بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. سر آپ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو تو پھر اس کے بعد ہم کلوزنگ. ہاں جی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ٹول ہے جی, یہ ریسرچ کے لیے ہوتا ہے. آپ نے اگر کوئی بھی ڈیپ ریسرچ کرنی اس کے لیے بہترین ٹول ہے. یا تو پھر آپ تمام لوگوں کو میں لکھ دوں, کیسے ہوگا وہ, کیونکہ اس کے اسپیلنگ تھوڑے سے مشکل ہیں. چلو جی, میرے موبائل میں نا یہ پروڈکٹیوٹی کے نام سے ایک میں نے بنایا ہوا ہے, ایک الگ سے فولڈر, اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. PER ہاں جی, PL EXITY, اس کو لکھنے اور یہ ریسرچ کرنے کا ٹول ہے. سر اب یہ تمام کے تمام واٹس ایپ پہ موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے لیکن یہ سب کے ہیں, سب کے. ان کے واٹس ایپ بورڈس موجود ہیں. واٹس ایپ کا کیا مراد ہے کہ پرپلیکسٹی کی ایک نمبر انہوں نے دے دیا اپنا, تو واٹس ایپ کے ذریعے آپ کا وہ بن گیا ہے. آپ اس پہ جائیں گے تو اس کے تھرو پرپلیکسٹی سے باتیں کر سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح ڈیپ سیک ہے چائنا کی. سر یہ جو آپ نے ابھی بتایا تھا گروک, سر یہ گروک ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے جی. گروک جو ہے نا جی, یہ اس کا ایلان مسک کا ہے, شاید GPT سے بہتر ہے سمجھا جاتا ہے. بلکہ گروک 4 جو اس نے دیا ہے اور گروک ہیوی جو دیا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا وہ کلیم کرتے ہیں کہ سب سے اچھے ہے. وہ پیڈ ہے گروک 4 اور گروک ہیوی. گروک 3 جو وہ فری ہے. کل میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جی, تو اس میں ایسے ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر کوئی چیز بنانا سیکھ رہے ہیں, یہ چھوٹے بچے ہی ہیں ہمارے گھر میں, تو سارا دن موبائل لے کے بیٹھ رہتے ہیں, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ موبائل نہ دیکھیں وہ, تو کریٹیوٹی ہونی چاہیے ان بچوں کے لیے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک پیج لیا, اس کے اوپر نا پینسل سے نا بال بنا دی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نا گرو کھولنا ہے, اس کی پکچر لینی ہے, اور اس کو کہہ دینا ہے کہ یہ بال بنا دے, اس کو 3D بال کلر بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کلر. اگر کوئی تجربہ کرنا چاہے تو ابھی ہو سکتا ہے. جی سر, وہ میں نے کل کیا تھا آپ نے, جی سر, ہو گیا وہ ایسے ہی. ہاں جی, وہ پکچر بن گئی. مطلب ایک آپ نے رینڈم سا آرٹ ورک بنایا ہے, ہاں جی, رینڈم سا, اور اسے آپ کہہ دیں یہ گروک. چونکہ گروک کیوں اچھا ہے, گروک یا جیمنائی, کہ یہ آپ کو آسانی سے اچھی تصویر بنا دیتے ہیں. جس طرح آپ نے تصویر ابھی اس کے اوپر بنائی ہے نا, چیٹ جی پی ٹی کی تصویر بنتی ہے, بہت اچھی تصویر ہوتی ہے, لیکن اس میں لمیٹیشنز ہیں, زیادہ ٹائم لے کے بناتا ہے. گروک آپ کو ریئل ٹائم پہ بنا دیتا ہے. دیکھیے لاسٹ کویشچن اگر کوئی دوست کرنا چاہے. آپ سب دوستوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. ایسے انشاءاللہ مزید سیشن ہر ماہ میں ہم ہیومن لائبریری کی طرف سے سجاتے رہیں گے. آپ اپنی سجیسچنز, آپ اپنی کوئریز, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہا کریں. جس کسی دوست کو, ہم ایک سہولت ضرور لیتے ہیں سر, جی سر, ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ جس کسی دوست کو اس کے بعد بھی کوئی سوال وہ پوچھنا چاہے تو عثمان صاحب یا ان کی ٹیم میں نوید صاحب موجود ہیں, اسامہ صاحب ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں.
میں چاہوں گا, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ایک اعلان کرتے ہوئے, ریاض صاحب کا تعلق احساس کلب سے ہے, محمد ریاض بھائی ایڈوکیٹ. آپ مرضی پورہ گلی نمبر 2 میں گلوبل ویلفیئر اسکول بھی چلا رہے ہیں, بچوں کے لیے فری ہے, اور وہاں بہت سی سہولتیں آپ مہیا کرتے ہیں. وہاں چیٹ جی پی ٹی, اے آئی اور اس کے دیگر ٹولز کے لیے ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں. جلد وہاں کے اس علاقے کے لوگ بھی, میرا خیال اسی چند دنوں میں وہ آپریشنل ہو رہا ہے, انہیں سکھایا جائے گا. میں یہی سب سے گزارش کروں گا, آپ میں سے جس دوست نے آج پریکٹیکل کیا ہے وہ یہ ضرور اپلائی کرے کہ آگے 2-2, 3-3, 4-4 اپنے بزرگوں کو, دوستوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو سکھائے ضرور, تاکہ علم کی شمع آگے سے آگے روشن ہوتی رہے. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. اور آخر میں مہمان خصوصی کو خصوصی شیلڈ پیش کی گئی, ان کا بہت بہت شکریہ. ہم نے بہت کچھ سیکھا. مزید بھی آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں بتائیں, اور چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. بہت شکریہ.